हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कई स्टूडेंट का ये मांग था कि फिजिक्स भी स्टार्ट हो, तो देखिए आज से फिजिक्स भी स्टार्ट हो रहा है और आपको बताते चले कि फिजिक्स भी अब रेगुलर फिजिक्स का भी क्लास चलेगा। आपको याद होगा कि हम लोग फिजिक्स में गॉस थ्योरम पढ़ करके और उससे एक कंडीशन सीख रहे थे जिसमें हम लोग एक चार्ज पॉइंट को ले करके और उसके चारों तरफ गॉसियन प्लेन टेकन करके और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड किए थे। आज उसके बाद का कंटिन्यू क्लास होने जा रहा है। इसको आप समझते चलिए और जो है ध्यान से इसको देखते हुए और नोट कॉपी पर लिखते भी चलिएगा। रेगुलर आज से क्लास जो है स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है चैप्टर, ये तो पता ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और टॉपिक का नेम देखिए यहाँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम यहाँ लिखा हुआ है। मतलब एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का करेंगे। आपको एक बात बताएं तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक है तो समय लगेगा थोड़ा इसमें। तो चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके इसको पूरा कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक हेडिंग दिए हैं कि डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो आपको याद होगा कि जब प्रीवियस वीडियो बना रहे थे तो उसमें बताए थे कि हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए होगा गॉस थ्योरम के हेल्प से। तो वही हेडिंग यहाँ लिखा गया है। इसके ये कूलम्स लॉ का एक एप्लीकेशन ही है, गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन है कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको और आप समझते चलिए इसको। तो कूलम्स लॉ को गॉस थ्योरम से प्रूफ करना है। कैसे किया जाए, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कूलम्स लॉ को प्रूफ करना है गॉस थ्योरम के हेल्प से, तो हम लोगों को दो चार्ज को लेना पड़ेगा, दो चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से कंसीडर करते हैं एक पहले फर्स्ट चार्ज को, जिसको Q1 मान लेते हैं। फर्स्ट चार्ज कंसीडर किए और इसको हम लोग Q1 जो है कंसीडर कर लिए। अब यहाँ से एक गॉसियन प्लेन जो है कंसीडर करेंगे, क्योंकि विदाउट गॉसियन प्लेन का गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई होगा। तो ये गॉस प्लेन लेना पड़ेगा। तो ये गॉसियन प्लेन है या ये क्लोज होता है, आपको पता है। अब यहाँ एक और चार्ज को कंसीडर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए गॉसियन प्लेन के जो प्लेन लिए हैं इसी पर एक जो है दूसरा चार्ज Q2 है। अब यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करते हुए कूलम्स लॉ को प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखा जाए। ये जो गॉसियन प्लेन है या इसका अपना एक रेडियस होगा, क्योंकि एक स्फेरिकल होता है। प्रीवियस क्लास में बता रहे थे कि गॉसियन प्लेन 3 डायमेंशन स्फेयर, हॉलो स्फेयर सरफेस है जो कंसीडर किए हैं। तो यहाँ से जो है आपका रेडियस मान लीजिए R है इस चार्ज पॉइंट तक का, जहाँ की गॉसियन प्लेन पर ही ये चार्ज पॉइंट यहाँ लिए हैं, जिसका एक अपना पार्टिकुलर डायरेक्शन है जिसको यूनिट वेक्टर से दिखा सकते हैं डायरेक्शन के लिए। अब यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गॉसियन प्लेन कंसीडर कर लिए हैं। ये चार्ज इस प्लेन के इनसाइड में हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइड गॉस लॉ। तो गॉस लॉ आपको पता है क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजकल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फार्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ
एरिया वेक्टर। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि ये चार्ज पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर के तरफ होगा, हर जगह समान होगा बाहर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। और यहाँ ये पॉइंट कंसीडर किए हैं, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर भी बाहर के तरफ ही होगा dA। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बाहर के तरफ, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री दिख रहा है क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है तो लिख सकते हैं यहाँ E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA cos थीटा इजकल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो cos थीटा जो है यहाँ देख रहे हैं 0 डिग्री है, तो डायरेक्ट यहाँ 0 डिग्री लिख रहे हैं। तो cos 0 डिग्री का जो वैल्यू है आपको पता है कि 1 होता है, तो बचेगा E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA। तो यहाँ से देखिए कंटिन्यू यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एरिया वेक्टर के लिए जो है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया वेक्टर का जो वैल्यू है, क्योंकि ये हॉलो स्फीयर है एक तरह का, तो हॉलो स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर हो गया एरिया वेक्टर पूरा इंटीग्रेशन के साथ इक्वल टू क्यू, और इनसाइड सरफेस के जो गॉसियन प्लेन है, जो गॉसियन सरफेस है, इसके इनसाइड में चार्ज एक है Q1, तो यहाँ लिखेंगे Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर लिख सकते हैं, या इस तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई r स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, होता ही है, आपको पता है। तो यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे यहाँ सिंस वी नो दैट, देखिए क्या जानते हैं यहाँ कि अगर कोई चार्ज सेकेंड चार्ज जैसे Q2 है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इनसाइड में है Q2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इनसाइड में कोई अगर चार्ज हो जहाँ की इंटेंसिटी Q1 के द्वारा डेवलप हुआ है, तो यहाँ सेकेंड चार्ज इंटेंसिटी के दायरा में है, इनसाइड में है, तो इसका जो है इस पर एक फोर्स ये Q1 अप्लाई करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड में किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू F कितना होता है Q2 इंटू E, मतलब कि इस Q2 पर फील्ड इंटेंसिटी के इनसाइड में है ये, तो इस पे फोर्स जो है Q2E के इक्वल लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट F इजकल टू Q2 इंटू E, ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। तो इक्वेशन 1 के E के वैल्यू को 2 में, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और प्रूफ हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ। गॉस लॉ के हेल्प से चले हैं, कूलम्ब्स लॉ फोर्स का फार्मूला आ जाएगा। तो देखिए लिखेंगे यहाँ नाउ वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2, तो पुट कर देंगे। तो Q2 तो पहले से है, ये पूरा वैल्यू यहाँ ला कर रखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 और यहाँ Q2 है, Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर है। तो ये कूलम्ब्स फोर्स का इक्वेशन आ गया। प्रूफ हो गया। तो इसको हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा स्टेप क्या हुआ। एक बार फिर से अगर इसको रिकॉल करें तो क्या किए कि हम लोग एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किए Q1 और एक गॉसियन प्लेन लिए इसके चारों तरफ। अब इस Q1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है
बाहर के तरफ एरिया वेक्टर इस प्लेन के बाहर ही होता है, हमेशा एरिया वेक्टर बाहर के तरफ परपेंडिकुलरली होता है, तो है ये दोनों का सेम डायरेक्शन है तो एंगल 0 डिग्री हो गया। दूसरा चार्ज को भी कंसीडर किया क्योंकि कूलम्ब्स लॉ मतलब फोर्स को डिफाइन करना था तो 2 चार्ज चाहिए था, तो उसको यहाँ रख दिए प्लेन पर। इस तरह से यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई किए, फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई किए, ये सब किए। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आया, इक्वेशन 1 मान लिए, और ये Q2 जो है फील्ड के इनसाइड था तो फोर्स का फार्मूला Q2 × E जानते हैं, और इसमें इक्वेशन 1 के वैल्यू को रखे, कूलम्ब्स लॉ प्रूफ हो गया गॉस लॉ के हेल्प से। तो ये आप नोट करिए। और इसके बाद हम लोग अगला एप्लीकेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। इस आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है 2021 में आप एग्ज़ाम देंगे, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसको नोट करिए। तब हम लोग यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को कंटिन्यू करेंगे। इसको लिखिए, मिटाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ गॉसियन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के लिए यहाँ पर एक हेडिंग दिया गया है, गॉस थ्योरम हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब गॉस थ्योरम के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, और वो भी किस कंडीशन के लिए, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपको पता है, उसके लिए वर्क किए थे हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, वायर पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। उसके बाद सरफेसियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज ब्रैकेट में लिए हैं कि जैसे प्लेन शीट ऑफ चार्जेस। फिर है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब कि चार्ज स्फीयर पर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो यूनिफॉर्मली एक्सेट्रा। तो ये आपको ये समझाने का यहाँ कोशिश किए हैं कि हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में क्या करने जा रहे हैं आगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह से होता है, लीनियर चार्ज, सरफेसियल चार्ज और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। तो यहाँ ये हम लोग पढ़ चुके हैं फंडामेंटली। यहाँ गॉस थ्योरम के हेल्प से इसको कैलकुलेट करेंगे इंटेंसिटी को, और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे, पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिलेशन फार्मूला पता है। जैसे कि अभी पिछले वाले टॉपिक में देख रहे थे आप, जब कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ कर रहे थे गॉस लॉ से, तो वहाँ पे रिलेशन फार्मूला यूज किए थे ना हम लोग, F = QE। तो इसी तरह से अगर इंटेंसिटी आपको पता है तो आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल का भी रिलेशन है इंटेंसिटी के साथ, E = dV/dr, मतलब E = V/r। तो यहाँ पे अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्क करें। यहाँ से हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन देखें हम लोग। तो ये एप्लीकेशन नंबर 1 है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से जरूर आता रहता है। तो चलिए एप्लीकेशन को देखते हैं यहाँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में लिखा गया है फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है हम लोगों को ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज वायर पर या लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ लिख लेते हैं एज शोन इन फॉलोइंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से, या रॉड भी इसको कह सकते हैं। ये इनफाइनाइट रॉड है, अगर तो ऊपर ऐसे गया है, नीचे भी डॉट से। अब इस पे चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है। हेडिंग में देखिए कहा गया है कंडीशन में, बहुत सारा चार्ज जो है इस रॉड पर या लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह से। तो इस पे अब गॉस थ्योरम के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ऐसे नॉर्मल फाइंड कर चुके हैं हम लोग, आपको याद होगा फार्मूला आया है।
वही फार्मूला यहाँ भी आएगा, लेकिन गॉस थ्योरम के हेल्प से इसको वर्क करना है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि एक गॉसियन प्लेन कंसीडर करेंगे इस लाइन के चारों तरफ। तो गॉसियन प्लेन कंसीडर कर लेते हैं। चलिए यहाँ से गॉस थ्योरम कहीं भी अप्लाई करना हो तो एक उसको क्लोज सरफेस टेकन करना पड़ता है, जिसको गॉसियन प्लेन गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो ये डॉट डॉट से गॉसियन प्लेन कंसीडर किए। तो ये जो गॉसियन प्लेन है एक सिलिंड्रिकल शेप में ये आ चुका है। इसके चारों तरफ जो है एक गॉसियन प्लेन लिए है इस तरह से, जैसा ये आपको ये रड है, इस रड के चारों तरफ एक गॉसियन प्लेन इस तरह से कंसीडर किया जाए। चारों तरफ है, इसके चारों तरफ ये सिलेंडर है, इसके अंदर रड है। समझ में आ रहा होगा। अब इस पे अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोग फ्री है। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इसका लेंथ जो है वो एल है। लेंथ एल ले लिए, एच भी ले सकते हैं हम लोग, एच कंसीडर कर लिए। अब यहाँ चार्ज डेंसिटी मान लीजिए इस रड का लेंडा अगर है तो, और टोटल चार्ज जो है इस पर मान लीजिए क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्यू इजिकल टू हो जाएगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी इजिकल टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इजिकल टू हो जाएगा क्यू बाई एल। इसलिए क्यू इजिकल टू हो जाएगा लेमडा एल। इसका यूज आगे हो सकता है कि करना पड़े, इक्वेशन 1 मान लिए। अब यहाँ से चलिए हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो गॉस लॉ के लिए आपको पता है कि एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है टोटल फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड ऑफ सरफेस क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो टोटल चार्ज इसके इन साइड में क्यू लिए हैं, और वो जो क्यू है इन साइड में जो क्यू है वो लेमडा एल के इक्वल है चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इस कंडीशन पर जनरली चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में ही हम लोग चार्ज के वैल्यू को लिखते हैं। अब यहाँ टोटल फ्लक्स का बात हुआ है, तो टोटल फ्लक्स को चलिए यहाँ देखते हैं कैसे निकाला जाए। क्योंकि ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसके भी दो अलग अलग सरफेस है। एक कर्व सरफेस है, ये कैसा सरफेस है, कर्व सरफेस है, और ये जो है प्लेन सरफेस है, और दो प्लेन सरफेस है ऊपर और नीचे। तो इस पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसके चलते बाहर की तरफ होगा कर्व सरफेस पर। इतना मान लीजिए टेकन कर लीजिए एरिया इस कर्व सरफेस का। एरिया तो इधर ही होगा, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में होगा। यहाँ एंगल जो है 0 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ आइए इस प्लेन सरफेस के साथ इस एंड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो बाहर के तरफ होगा ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो सबके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर 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 के लिए इधर होगा ऐसे हर एक पॉइंट पर, लेकिन हर जगह इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। लेकिन इसके लिए एरिया वेक्टर जो है इस प्लेन सरफेस के लिए इधर होगा परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, बताए हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ भी इंटेंसिटी इधर बाहर की तरफ होगा और एरिया वेक्टर इस इधर होगा परपेंडिकुलर, तो इधर होगा 90 डिग्री। तो यहाँ तीन तरह से अलग अलग फ्लक्स मिल रहा है। जैसे यहाँ के लिए अगर φ1 है तो ये φ2 है, ये φ3 है, क्योंकि सरफेस अलग अलग तो फ्लक्स अलग अलग। ये फ्लक्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों प्लेन सरफेस सिमिलर है, लेकिन ये कर्व है दो साइड, तो ये कर्व के लिए आपका फ्लक्स अलग हो रहा है क्योंकि एरिया वेक्टर इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में यहाँ परपेंडिकुलर है। यहाँ टोटल फ्लक्स की जगह हम लोग लिखेंगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3।
इक्वल्स टू, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है सीधे जोड़ दिए, और क्यू इन बाई एप्सिलॉन। तो फाई 1 जो है क्या हो जाएगा, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो सबके लिए सेम होगा क्योंकि सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है रड पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इंटू एरिया वेक्टर भी सेम यहाँ रहेगा। लेकिन फाई 1 के लिए एंगल 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री यूज होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटेंसिटी तो कांस्टेंट टर्म है, क्लोज इंटीग्रेशन से इसको मतलब है नहीं, एरिया वेक्टर ही वेरिएबल है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, इंटेंसिटी लिख दें और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और कॉस यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा फाई 2 के लिए, समझ में आ रहा होगा 90 डिग्री है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी सिमिलर है क्योंकि एक ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर तो सिलेंडर के लिए है, तो सिलेंडर का एरिया तो बदलेगा नहीं, चेंज हो रहा है तो क्या एंगल, इंटेंसिटी और एरिया के बीच का एंगल चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी cos 90 डिग्री ही हो जाएगा, इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन। अब आप देख रहे हैं कि cos 90 डिग्री होगा और मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो cos 90 का वैल्यू 0 डिग्री, 0 डिग्री 0, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो पूरा ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब सरफेस पर फ्लक्स नहीं होगा। एरिया वेक्टर जब इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर हो तो आपको कंडीशन याद करिए, बताए थे फ्लक्स में, उस समय फ्लक्स 0 हो जाता है, इस दोनों कंडीशन के लिए फ्लक्स 0 ही होगा। ये तो यही पता लग गया था, लेकिन यहाँ फिर भी लिख करके आपको समझाए हम, यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है क्योंकि cos 0 डिग्री अगर 1 होता है, मैक्सिमम फ्लक्स का कंडीशन है इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ से ये आपका मान लीजिए इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 का यहाँ यूज करेंगे, क्यू इन इक्वल टू लेमडा एल है तो क्यू इन की जगह पर लेमडा एल पुट करेंगे, ऊपर पहले लिखाते हैं और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हेडिंग आप लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा पीछे करके वीडियो को। और चलिए आगे देखते हैं, लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 पुटिंग इक्वेशन 2। इस प्रोसेस को आप समझते चलिए, यही फिजिक्स है, इसी तरह से इसको स्टडी करते हैं। तो पूरे की जगह पर, इतना की जगह पर तो लिखेंगे एरिया, पूरे सिलेंडर का एरिया जो होगा वो लिखा जाएगा। अभी रुकिए, अभी क्यू इन के जगह पर लेमडा एल रखा जाए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी इज इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन। अब यहाँ से क्या करेंगे कि एरिया निकालेंगे सिलेंडर का, तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट टोटल एरिया, इसका मतलब क्या है कि टोटल एरिया, क्लोज इंटीग्रेशन डी मतलब टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल एरिया जो है क्या होता है 2 पाई आर एच, या एल लिए है, एच हाइट को एल लिए है तो 2 पाई आर एल, एच लिए रहते तो 2 पाई आर एच होता। तो आप समझ में आ रहा होगा आपको, वहीं यहाँ पे पुट करेंगे इसके जगह पर 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन। एल से एल देखिए यहाँ 3 हो गया, कैंसिल हो गया। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो है आ गया E इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको दिख रहा है, यहाँ आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा दिए बॉक्स में बंद कर। ये आपको ऑप्शनल में भी आ सकता है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये वाला रिजल्ट ऑप्शन में दे देगा। तो इतना जो डेरिवेशन हुआ है, स्टेप चले हैं, तब ये रिजल्ट आया है, तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो गया। लेमडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको दूसरे फॉर्म में चेंज करना हो तो लिख सकते हैं, और
इंटेंसिटी इक्वल टू लेमडा, ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0। ये क्या कि 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई किए तो 2πε0 के जगह पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4πε0 हो जाएगा, और ऊपर भी 2, तो 2λ/r, ये भी फॉर्म लिखा जा सकता है। 1/4πε0 को k अगर कंसीडर करें तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि 2kλ/r। तो ये फॉर्म आप याद रखिए, ध्यान रखिए। k का वैल्यू 1/4πε0 के इक्वल ले लिए है तो k लिख दिए डायरेक्ट, और इसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। आपको कई बार ये बताया गया है, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। ये सही यूनिट, CGS यूनिट में इसका वैल्यू 1 होता है, ये भी बताए हैं। तो इस तरह से यहाँ तक आप नोट करिए, इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहाँ मिला है, और आपको देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियस के साथ इनवर्सली है। तो ये भी ध्यान रखना है इस कंडीशन के लिए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है उसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं। थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 2 यहाँ से देखते हैं, और सरफेसियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सरफेसियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखिए यहाँ हेडिंग दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट, यहाँ ध्यान दीजिए लिखा गया इनफाइनाइट प्लेन सीट, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि फ्लैट सीट ऑफ चार्जेज है, मतलब सीट जो है फ्लैट है। तो ये कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक इनफाइनाइट प्लेन सीट को यहाँ कंसीडर करते हैं। इस तरह से इनफाइनाइट थिकनेस के साथ है ये, इसको इस तरह से कंसीडर कर लिए। ये आपका इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के लिए ऐसे किए हैं, ये आपका है इनफाइनाइट प्लेन सीट। समझ में आ रहा होगा, प्लेन सीट कंसीडर कर लिए इनफाइनाइट, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है हर जगह समान चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये सरफेस पर मान लीजिए कि सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और टोटल चार्ज इस पे क्यू है, और इसका एरिया जो है टोटल चार्ज स्मॉल क्यू मान लीजिए इस सरफेस पर जो डिस्ट्रीब्यूट है, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू क्यू, और एरिया मान लीजिए इसका ए। तो चार्ज डेंसिटी इन क्लोज सरफेस के लिए जो है हो जाएगा, आपको पता है ये Q/A, इसलिए चार्ज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में सिग्मा ए हो जाएगा, इक्वेशन 1 में। अब यहाँ से वर्क स्टार्ट करते हैं जैसे प्रीवियस में कर रहे थे। मतलब यहाँ ओपन सीट है, ये सरफेस है, और एक सीट है, यहाँ लिखा गया है इनफाइनाइट प्लेन सीट है। तो अब इसको क्लोज सरफेस के इनसाइड में ला करके और गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। तो मान लीजिए यहाँ से हम एक गॉसियन प्लेन कंसीडर कर रहे हैं, और वो गॉसियन प्लेन जो है इस तरह से इतना सरफेस के इतने पार्ट में लिए है, इनफाइनाइट प्लेन सरफेस है, ये गॉसियन प्लेन कंसीडर कर लिए इधर, और इसके बैक में भी पीछे भी होगा। तो इसका इनफाइनाइट प्लेन सरफेस है, थिकनेस इनफाइनाइट है। अब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसके 3 पॉइंट पर होगा। एक तो इस पॉइंट पर होगा, सरफेस के इस पॉइंट के लिए होगा, दूसरा यहाँ, और यहाँ तीसरा। मान लीजिए इसको फर्स्ट है तो यहाँ की फ्लक्स I1 होगा, इसके लिए फ्लक्स I2, और इसके लिए फ्लक्स I3। समझ में आ रहा होगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर बाहर के तरफ होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बाहर के तरफ होगा।
इसको मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे हेडिंग आप। पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ इंटेंसिटी यहाँ दिखा दी। एरिया वेक्टर जो है इधर ही होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर प्लेन पे, देखिए फिर वही कंडीशन है कि ये दो प्लेन है, प्लेन है ये प्लेन सरफेस और ये कर्व है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर जो है आपका सेम डायरेक्शन में है, मतलब एंगल जो है एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी का 0 डिग्री होगा। यहाँ आप आ रहे हैं तो आपका एरिया वेक्टर जो है वो एरिया वेक्टर इस तरह होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर ही होगा। एरिया वेक्टर ऐसे होगा, देखिए पेन ऐसे रखे हैं, ऐसे होगा तो परपेंडिकुलर ना हो गया एरिया वेक्टर इंटेंसिटी के साथ, तो परपेंडिकुलर हो गया तो आप समझ रहे होंगे कि फ्लक्स यहाँ 0 हो जाएगा, I2 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हो जाए तो फ्लक्स 0 होता है। चलिए यहाँ से अब अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम इस क्लोज सरफेस के लिए। लिखेंगे यहाँ अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम है फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इन क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन। तो ये Q इन ही है, ये समझना है। Q इन जो है आपका Q के इक्वल लिए थे, तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से देख रहे हैं कि Q इन जो है वो सिग्मा इंटू ए के इक्वल है, तो अगले स्टेप में सिग्मा इंटू ए लिख देंगे यहाँ। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि φ2 0 है, क्योंकि इंटेंसिटी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर था। ये जो φ1 है, ये φ1 इक्वल टू लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एरिया वेक्टर cos 0 डिग्री प्लस ये 0 ही हो गया, तो इसके लिए लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एरिया वेक्टर और cos 0 डिग्री ही यहाँ भी है, देख ही रहे हैं, इक्वल टू यहाँ लिखेंगे सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन चल रहा है, इसको आप ध्यान से समझिए, है ना। अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर जो है हमारा मेहनत बेकार, और आप देखेंगे नहीं, ध्यान से समझेंगे नहीं, तो फिर जो एग्जाम में आएगा तो लिख नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम होगा। तो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन ना cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1, और सिमिलर देखने में ये लग रहा है तो 2e ऐड कर देंगे इनटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी। ध्यान से समझते हुए मन लगा करके इसको देखते जाइए और लिखते जाइए। तो यहाँ से सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ से 2e और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आपको बताए हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इस पूरे का एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, तो एरिया का, क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी है तो इसका टोटल एरिया यहाँ भी है, तो ये भी पूरा एक ए ही हो जाएगा। तो 2e और इतना के लिए ए लिख दे रहे हैं इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन, क्योंकि ये भी एरिया है, पूरे का एरिया यहाँ ए है। तो एरिया से ये टोटल एरिया कैंसिल हो गया, एरिया से फ्री हो गया ये आपका फार्मूला। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपका फाइनल रिजल्ट जो है आ रहा है, टू जाएगा इधर, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। मतलब इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये ध्यान रखिएगा। फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट, अगर प्लेन शीट इनफाइनाइट है, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अगर एक स्पेशल कंडीशन देखना हो तो स्पेशल कंडीशन में लेंगे कि अगर इफ
प्लेन शीट इज फाइनाइट थिकनेस। अगर प्लेन शीट का थिकनेस जो है फाइनाइट हो, फाइनाइट थिकनेस के लिए क्या हो, तो फाइनाइट थिकनेस के लिए फिर एक प्लेन शीट ऐसे कंसीडर करेंगे, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फाइनाइट थिकनेस है तो केवल एक साइड ऐसे कंसीडर करेंगे, और इधर φ1 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया वेक्टर इधर ही होगा, यहाँ के लिए φ2 0 हो जाएगा क्योंकि थिकनेस फाइनाइट है। तो फाइनाइट है तो इस साइड जो है लेंगे नहीं क्योंकि ये इनफाइनाइट था, तो इधर भी डॉट डॉट लेना पड़ा था। तो फाइनाइट के लिए ये 0 ही हो गया, तो φ1 प्लस φ2 इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन। φ1 जो है हो जाएगा ई ए, तो क्लोज इंटीग्रेशन ए cos 0 डिग्री होगा, तो लास्ट में क्लोज इंटीग्रेशन ए के लिए ए ही लिखे हैं, यहाँ भी देख ही रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दिए, और इसके लिए 0 ही हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्यू इन का वैल्यू फिर यहाँ से आ जाएगा सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन। ए से ए कैंसिल हो गया, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइनाइट थिकनेस के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनाइट थिकनेस का प्लेन शीट हो तो उसके लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर इनफाइनाइट के लिए हो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी से डिपेंडेंट है और एप्सिलॉन नॉट से डिपेंडेंट है। वैसे तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म है, इसका वैल्यू आपको बताए हैं 8.85 इंटू 10 का पावर -12 होता है। सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे चार्ज डेंसिटी से ही डिपेंडेंट होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। तो ये सब भी एग्जाम में पूछता रहता है, ऑब्जेक्टिव में ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना होता है आपको। ये दोनों फार्मूला ध्यान रखिए। इसके बाद दो पैरेलल प्लेट अगर हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। ऐसा दो पैरेलल प्लेट एक जगह ऐसे रखा जाए, पैरेलल प्लेट हो, तब इंटेंसिटी क्या हो इसको देखेंगे। इसको मिटाते हैं, इसको नोट करिए आप जल्दी से। इसको देखिए, मिटा दिए यहाँ से। अब आगे एप्लीकेशन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 3 देखते हैं। लिखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एप्लीकेशन नंबर 3 में क्या लिखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है ड्यू टू 2 पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस। तो दो पैरेलल प्लेट इनफाइनाइट शीट को यहाँ कंसीडर करेंगे और उसके चलते अलग अलग पॉइंट्स पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे गॉस थ्योरम के हेल्प से, मतलब गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हुए। तो चलिए दो पैरेलल प्लेट यहाँ कंसीडर करते हैं। तो एक प्लेट आप देख रहे हैं यहाँ कंसीडर कर चुके हैं, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और प्लेट के बारे में ये नहीं कहा गया है कि सिमिलर प्लेट होगा कि डिसिमिलर होगा। तो अगर ये नहीं कहा गया है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि इस पे अगर चार्ज Q1 डिस्ट्रीब्यूट है, इस पे Q2 है, तो चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है तो चार्ज डेंसिटी भी अलग अलग होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2। प्लेट अगर सेम भी है तो चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। तो चार्ज अगर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट है और एरिया अगर सेम भी है, मान लीजिए इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, तो ये जो चार्ज डेंसिटी है वो चेंज होगा। और बी कंसीडर दैट, हम लोग कंसीडर कर लिए कि यहाँ सिग्मा 1 मतलब फर्स्ट चार्ज का डेंसिटी सेकेंड चार्ज से ज़्यादा है। ध्यान रखना है, हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाना होगा तो घटाएंगे। अब क्या है कि ये तो हो चुका है, इनफाइनाइट प्लेन शीट कंसीडर कर लिए, इस पे चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, चार्ज डेंसिटी यहाँ अलग हो गया।
इसको मान लिए कि इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है इसके चार्ज डेंसिटी से। तो अब फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कितने पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। एक तो पॉइंट हो सकता है इस सेकेंड वाले प्लेन के राइट साइड में, यहाँ पर मतलब यहाँ इंटेंसिटी फाइंड करना है। मान लेते हैं ये रीजन आपका थर्ड है, रीजन नंबर थर्ड हो गया। ये वाला रीजन दोनों प्लेट के बीच में जो है, ये रीजन जो है मान लीजिए सेकेंड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब कि फर्स्ट प्लेन सीट के या प्लेट भी बोल सकते हैं इसको, इसके लेफ्ट साइड में इंटेंसिटी आपको फर्स्ट रीजन कह सकते हैं, इसको यहाँ फाइंड करना है। फिर इन दोनों के बीच में यहाँ इंटेंसिटी सेकेंड रीजन जिसको बोल रहे हैं यहाँ फाइंड करना है। और ये सेकेंड प्लेट के राइट साइड में जो कि थर्ड रीजन है यहाँ इंटेंसिटी फाइंड करना है। यही हम लोगों का रीडिंग में कहा गया है, और वो भी गॉस थ्योरम के हेल्प से फाइंड करना है, क्योंकि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है ये। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सारा व्यवस्था रेडी हो चुका है, तो एक एक करके फाइंड करेंगे। इसके लिए पहले इंटेंसिटी फाइंड करें, तो ये काम करते हैं कि ये तीनों रीजन एक लाइन एक सीध में ले लेते हैं, और मान लेते हैं कि ये जो है एक्स एक्सिस है, राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है तो पॉजिटिव है, और ये मान लेते हैं कि आपका ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये जो है इस पॉइंट से ऊपर में ये वाई एक्सिस है। क्योंकि आपको याद हुआ बताए थे कि फिजिक्स को रेफरेंस फ्रेम में लेकर ही हम लोग कोई चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। अगर वह थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है या टफ है तो यहाँ हम लोग ये रेफरेंस फ्रेम ले लिए। इससे फायदा हो रहा है ये कि अब समझ में आएगा, साथ साथ डायरेक्शन का भी कॉन्सेप्ट आपको, क्योंकि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ये डायरेक्शन जो है एक्सिस को कंसीडर किए हैं। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इस पॉइंट इस रीजन में इधर बाहर की तरफ हो, इसके लिए भी इंटेंसिटी जो है इस प्लेट के थ्रू इधर होगा बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर जो है वो भी जो है इधर ही होगा, इसके लिए भी एरिया वेक्टर इधर ही होगा। यहाँ का जहाँ तक सवाल है तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर तो होगा ही 1, और इस प्लेट के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर ही होगा, और वो होगा E2, क्योंकि रीजन नंबर प्लेट नंबर 2 है ना, तो E2 लिख सकते हैं। या प्लेट का अगर नेम देना हो आपको तो दे सकते हैं AB, लेकिन छोड़िए नेम क्या देना है, E2 से भी समझ में आएगा कि इस प्लेट के थ्रू इंटेंसिटी है। ऐसे ही सिमिलरली अगर इसके चलते ये E2 इंटेंसिटी है तो इसके चलते भी होगा ना इधर E1। यहाँ आइए तो यहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके चलते अगर E1 इधर होगा तो इसके चलते इधर E2 होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ फाइंड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, थोड़ा सा शॉर्टकट यहाँ से चलना चाहते हैं तो अभी सीखे हैं कि एक प्लेट के लिए अगर इनफाइनाइट सीट प्लेट है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यू नो दैट लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट प्लेन सीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है, अभी बताया है। तो इसी को यूज करते हुए फाइंड करेंगे, और इसी के हेल्प से E1 जो है वो हो जाएगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और E2 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक जो है E1 है और दूसरा E2 है। E1 सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा क्योंकि इसका सिग्मा 1 है, और E2 इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको 1 और इसको 2,
और ये इसी के बेसिस पर ये लिखे हैं। अब यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रीजन 1 के लिए फाइंड करना है, रीजन 1 के लिए इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो आपका जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है और नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा E1 भी, और ऐड करिएगा तो माइनस E2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो इस तरह से आ जाएगा। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 से देखेंगे तो E1 के जगह पर सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट है, E2 के जगह पर सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ लिखेंगे 1 इक्वल टू माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा फाइनल माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये रीजन 1 के लिए इंटेंसिटी आ गया। अब यहाँ आइए रीजन 2 के लिए फाइंड करते हैं। तो रीजन 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट जो है वो हो जाएगा E1 माइनस E2। थोड़ा सा ये मिटाते हैं, आप इसको नोट करिए जल्दी से, और हम एक प्रॉपर वे से नोट करिए। आप स्पष्ट होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। कभी भी आप ओपन करें कॉपी तो समझ में आपको आना चाहिए। ऐसे इसको साफ साफ लिखना है। इसको मिटा दिए। रीजन 2 के लिए वर्क करने जा रहे हैं। देखिए तो E2 रीजन 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट E1 माइनस E2 होगा। तो E1 के लिए तो आपको अभी अभी बताए हैं कि क्या है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 2 से E1 के जगह पर सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन। रीजन 2 के लिए आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। रीजन सेकेंड के थर्ड के लिए देखिए, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के तरफ है, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। रीजन थर्ड के लिए है, इसीलिए सर रोमन में 3 लिख रहे हैं। और यहाँ हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लेते हैं। फिर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना बार लिख दिए कि याद हो गया होगा आपका दिमाग में आपके। सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रीजन 3 के लिए आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये आ गया रिजल्ट आपका। तो तीनों रीजन के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग फाइंड कर लिए पैरेलल प्लेट के लिए। अब यहाँ इस कंडीशन, इस पर एक स्पेशल कंडीशन को अप्लाई करें तो क्या होगा। स्पेशल कंडीशन क्या है उसको भी देख लीजिए। तो देखेंगे स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशन से यही होगा कि अगर दोनों प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा तो चार्ज डेंसिटी भी इक्वल हो जाएगा। और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीनों रीजन के लिए कुछ अलग आएगा, क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल हो जाएगा स्पेशल कंडीशन में। तो चलिए देखते हैं कंडीशन को। तो यहाँ पे कंडीशन यही है कि इफ सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 इक्वल्स टू माइनस सिग्मा। समझिए ध्यान से, ये भी कंडीशन हो सकता है। और एक ये भी हो सकता है कि अगर सिग्मा 1 सिग्मा हो सिग्मा 2 सिग्मा हो, लेकिन यहाँ हम सिग्मा 2 को नेगेटिव साइन के साथ ले लिए, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट कर लिए। मतलब एक प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, तो दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और इक्वल एंड अपोजिट, तो सिग्मा और माइनस सिग्मा होगा। तो इस कंडीशन पर रीजन 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, रीजन 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो,
और रीजन थर्ड के लिए इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ -1/2 सिग्मा 1 सिग्मा है और यहाँ पर प्लस माइनस सिग्मा है, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा E1 के लिए जो वैल्यू है 0 वोल्ट। बहुत ही स्पेशल कंडीशन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है, बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए तो बड़ा बात नहीं होगा, तो ध्यान देते चलना है, इसीलिए हो जाएगा। ये 1/2 तो होगा ही, सिग्मा 1 जो है सिग्मा और माइनस और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा, यहाँ से E2 जो है सेकेंड रीजन मतलब बीच वाले के लिए, दोनों प्लेट के बीच के लिए है ये, 2/0 2 सिग्मा 2 से 2 कैंसिल हुआ, इस तरह से आपका जो है E2 आ गया। इस स्पेशल कंडीशन के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ध्यान रखना है, ये सब ध्यान तो रखना पड़ेगा अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। यहाँ देखिए रीजन थर्ड के लिए आपको बताया कि आया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यहाँ से E 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा, फिर ये 0 हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 0 वोल्ट। तो दो कंडीशन के लिए 0 वोल्ट आ गया है, देख ही रहे हैं आप लोग, और एक कंडीशन के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन। इसको याद रखिए, ध्यान रखिए, इसको भी नोट कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं और अगले वीडियो में आपको हम इसके बाद का एप्लीकेशन बताएंगे, मतलब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्फीयर पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो यूनिफॉर्मली तो उसके लिए इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे। ग्राफ भी उसके लिए हम आपको बताएंगे, इसके लिए ग्राफ इम्पोर्टेंट नहीं था तो रहने दिए, ये सब एप्लीकेशन में जो रिजल्ट आया है आप भी बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको उम्मीद है हमको समझ में आया होगा पूरा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो है आप बैक करके भी देख सकते हैं, दोबारा बार बार इसको आप देख करके समझ सकते हैं, रिपीट अगर आपको समझ में एक बार में नहीं आता है तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी का कंटिन्यू टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लीजिए।